नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस खास प्रोग्राम में आज चर्चा सपा के जातिवादी दांव पर। जी हां, उत्तर प्रदेश में 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो चली है। बीजेपी सत्ता में वापसी की कोशिशों में लगी है तो विपक्ष सत्ता छीनकर अपने हाथ में लेने की कोशिश में लगा है। इसमें समाजवादी पार्टी सबसे आगे है और उसने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को साइकिल रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया और योगी सरकार पर हमला बोलते हुए जातिवादी दांव खेला। अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा से जनता बहुत नाराज है, इन्हें विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। सरकार ने दलित, मुस्लिम और ब्राह्मणों को सताया है। चुनाव नजदीक आया तो अब उनके पास पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, जो अभी तक हम 350 सीट जीतने का दावा कर रहे थे, आज सरकार के खिलाफ नाराजगी जनता में इतनी है कि अब हम 400 सीटें तक जीत सकते हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सरकार सपा के कामों के नाम बदल करके उद्घाटन कर रही है, खुद काम नहीं किया। अखिलेश ने कहा, भाजपा के घोषणा पत्र में 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा था। आज उत्तर प्रदेश का किसान जानना चाह रहा है कि काले कानून के बाद जिस तरह से मंडी बंद हो चुकी है, क्या उनकी आय दुगनी हुई? आज भी किसानों के गन्ने का बकाया है। अखिलेश ने कुपोषण, कोरोना से लेकर हुई मौतों, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा को लेकर भी सरकार को घेरा है। खैर, अखिलेश तो विपक्ष में है तो सरकार पर आरोप लगाएंगे ही, लेकिन उन्होंने जो जातिवादी दांव खेला, कहा बीजेपी के राज में ब्राह्मणों और दलितों का अपमान हुआ, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या अखिलेश बीजेपी से नाराज कहे जा रहे ब्राह्मणों के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी के बेस वोट दलितों पर भी डोरे डाल रहे हैं? कितनी कामयाब होगी उनकी ये कवायद, इसी पर हम बात करेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक झलक दिखाते हैं कि क्या रहे समाजवादी पार्टी के तेवर। साइकिल यात्रा महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, कोरोना में तमाम मौतें हुई, उसको नहीं संभाल पाई है सरकार। बेरोजगारी, कोई ऐसा वर्ग नहीं जो इससे परेशान न हो। ये भीड़, ये उत्साह, ये बता रही कि उत्तर प्रदेश सरकार से जनता ऊब गई है। ये साइकिल तब तक चलेगी जब तक जुल्मी जालिम सरकार जाएगी नहीं। और 22 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेते इसलिए साइकिल चला रहे हैं। तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की ये साइकिल यात्रा निकाली, जिसमें अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि 350 की पहले हम बात कर रहे थे, अब जिस तरह के हालात बने हुए हैं 400 तक सीटें हम जीत जाएंगे। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर जातिवादी दांव भी खेल डाला। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को सताया है। भारतीय जनता पार्टी ने दलित और मुसलमान वर्ग भी पार्टी से नाराज है, सरकार से नाराज है। लेकिन देखने वाली बात यही कि किस तरह से साइकिल रैली जो निकाली गई थी उसमें जातिवाद कहां से आया, जातिगत दांव किस तरह से? क्योंकि अखिलेश ने यह भी कहा कि बीजेपी को नहीं मिलेंगे कार्यकर्ता। 350 सीटों जीत रहे थे, अब 400 सीटें जीतेंगे। इसी पर करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ आपको बता दें कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार को इस पर नंबर 1 कहा है अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराने में नंबर 1 है सरकार, बेगुनाहों को जेल भेजने में नंबर 1 है सरकार। पूरा एक रिपोर्ट कार्ड उन्होंने जारी किया है जिसमें उन्होंने नंबर दिए हैं सरकार को। इसी पर करेंगे चर्चा। साक्षी दिवाकर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। विभा शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। राजीव उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बसपा के। वहीं जावेद अहमद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। और शुरुआत जिस तरह से की जाए, मुझे लगता है विभा जी से ही शुरुआत करना ठीक रहेगा आज, क्योंकि आपकी साइकिल रैली निकली विभा जी आज। सरकार के खिलाफ, सरकार की खिलाफत तो दिखी ही, लेकिन निशाना कहां था? क्योंकि कहा जा रहा है कि कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना का काम आज आपने किया है। ऐसी बात नहीं है, कहीं पे निशाने पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों का एक ही जगह निशाना है कि किसी न किसी तरीके से ये जो झूठ बोलने वाली सरकार है, ये जो अत्याचारी सरकार है, ये जो योगी की सरकार है, जिसने हर तरफ झूठ, अत्याचार, महंगाई, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, पूरा प्रदेश में गड्ढे युक्त भ्रष्टाचार, कोरोना के नाम पे इतना ज्यादा स्कूल बंद, दारू की दुकानें खुली हुई हैं। तो ये अन्यायपूर्ण जो इनका रवैया है उसके खिलाफ आज समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, बल्कि जनता ने उसका पुरजोर समर्थन किया है। और आप उस भारी भीड़ को देख सकती हैं
कि कितनी संख्या में लोग साइकिल रैली को समर्थन देने आए। और जिस तरीके से आप एक चीज और कह रही थी कि ब्राह्मणों का कार्ड खेला है, ब्राह्मणों का कार्ड नहीं खेला है। इस सरकार में, योगी सरकार में, जिस तरीके से ब्राह्मणों को उनके पदों से हटाया गया, ब्राह्मणों को उनको मारा गया, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार किया गया, वो जग जाहिर है। और मुस्लिम दलित आप देख लीजिए कि किस तरीके से आजम खां को इन्होंने जो है बंदी बना रखा है, उनके साथ तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया को जग जाहिर है, डीजल पेट्रोल हर चीज महंगा, दलित वर्ग परेशान है, महिलाएं परेशान है। तो उसके विरोध में ये साइकिल यात्रा निकाली गई है। और ये साइकिल यात्रा 22 में जब सरकार चेंज हो जाएगी तब उसके बाद ही खत्म होगी। जी ठीक है, एक एक ओपनिंग कमेंट में अपने सारे मेहमानों से लूंगी, उसके बाद हम खुलिए डिबेट की शुरुआत करेंगे। साक्षी जी, अब आपके पास आते हुए अखिलेश यादव ने हमला बोला है कि कैंडिडेट नहीं मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी को और 400 सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी, क्या कहिएगा इस पर? पहले अखिलेश जी ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने एक विधायक बनाए थे, जो राजीव जी उनका नाम है, जो कॉमेडियन है, उनको उन्होंने विधायक के रूप में पेश किया था। तो मैं बताना चाहूंगी आने वाले समय में भी वो सिर्फ वीडियो तक ही विधायक और एमपी बना पाएंगे, जबकि जनता उनका एक भी विधायक या एमपी नहीं बनाएगी। और जो ये बात कर रहे हैं कि अभी साइकिल चलती रहेगी जब तक बीजेपी की सरकार नहीं हटेगी, तो मुझे डर है कि अभी अगले 10-15 साल तक इन्हें साइकिल चलाते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि सरकार कहीं नहीं जा रही है। हमें जनता से पूरा विश्वास है, वो हमसे अपना विश्वास लगातार दिखा रही है। बिल्कुल ठीक है, देखने वाली बात होगी कि कितना विश्वास जनता दिखा रही है किसी भी दल को। लेकिन राजीव जी, अभी तक सपा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी, अब तो आपके वोट बैंक पे भी डोरे डालने लगी है। समाजवादी पार्टी का लोकतांत्रिक अधिकार है, रैली निकाले, साइकिल रैली निकाले, वो सारे लोगों को वोट मांगने का अधिकार रखती है, इसमें हम कुछ अंगुली नहीं उठाएंगे। लेकिन एक चीज मान के चलिए कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है, जो दलित वोट कहलाता है, वो एक तरह से पूरी तरह से इंटैक्ट है। आप पिछले चुनाव में भी देखिए, बहुजन समाज पार्टी को 23-23.5% वोट मिला था। जो उत्तर प्रदेश का 25% दलित वोट है, वो कहीं बहन जी से दूर नहीं जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार की पिछले 4.5 वर्षों से नाकामियां हैं, हर मोर्चे पे सरकार फेल है। जो सरकार ने संकल्प पत्र 2017 में बनाया था, और उससे भी पहले 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने संकल्प पत्र बनाया था, ये दोनों संकल्प पत्रों पे कहीं भी चर्चा करने का कहीं वही नहीं रखते हैं कि नहीं हम लोग इस पे चर्चा कर लिया जाए। इनका केवल एक सूत्री कार्यक्रम रहता है, 4.5 साल सत्ता का सुख भोगो और 5वें साल में आकर के धार्मिक उन्माद फैला करके, जाति द्वेष फैला करके किसी तरह से सत्ता के ऊपर काबिज होना। देखिए शिवाली जी, अभी आपको बतावें, 2-3 दिन पहले गृह मंत्री जी आए थे, साक्षी जी सुन रही हैं, गृह मंत्री जी आए थे और योगी जी की पीठ बड़ी उससे थपथपाए थे कि आपने गुंडागर्दी और गुंडा राज और माफिया राज एकदम खत्म कर दिया। अब बताइए, हिस्ट्री सीटर जब पार्टी ज्वाइन कराए जाएंगे, फैजाबाद में आप लोगों ने खुद चलाया, सारे सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन पे सारे जगह चल रहा है कि जितेंद्र सिंह जैसा, जिनके ऊपर 307, 302 न जाने कितने अपहरण, लूट, और यहाँ तक कि इन्हीं के दल के एक सांसद और मंत्री का घर जलाने का आरोपी नहीं बल्कि आरोप सिद्ध हो जाना कोर्ट से, ऐसे व्यक्ति को जो पार्टी एक दिन पहले गृह मंत्री जी कुछ और कहते हैं और दूसरे दिन कुछ और दिखने को मिलता है, तो इनका चाल चरित्र और चेहरा सारा चीज उजागर है। आज शिवाली जी देखिए, हम धार्मिक और जाति उन्मादों से हट करके अगर हम साक्षी जी जैसे नौजवान बेरोजगारों की बात करें, हम साक्षी जी जैसे बच्चियों की बात करें कल्याण के लिए, हम नौजवानों की बात करें, हम गरीबों की बात करें, आपको बता दें कि अभी 1-2 दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी आज ही कहे हैं कि सरकार की आमदनी दुगनी हो गई, कंपनियों का मुनाफा दुगना हो गया। भाई, सरकार की आमदनी दुगनी हुई, कंपनियों का मुनाफा दुगनी हुई, लेकिन भारत वर्ष के अंदर गरीबी का रेशियो जो है, जो प्रतिशत है, वो भी दुगनी 3 गुनी हो गई। आज गरीबी 2014 से और आज की गरीबी की तुलना करेंगे आप, कोरोना काल होते हुए भी गरीबी दुगनी हो गई। इसका कारण आपने नहीं जानना चाहा, इसका कारण कई हो सकते हैं शिवाली जी। देखिए, इस कोरोना काल में हर आदमी रोजी रोटी के लिए परेशान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो शीर्ष स्तर पे बैठे हुए हैं, उनके पास न जाने कौन सी बाढ़ आ गई है। शासन का पैसा तो है ही है, और न जाने कौन से उद्योगपतियों का पैसा है कि इनके एक से एक महल 7 स्टार होटल की तरह कार्यालय बन रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी पिछले जो कोरोना का काल चल रहा था, उसमें आपको बतावें
कि प्रधानमंत्री जी कोरोना काल को लेकर के बड़े चिंतित थे, लेकिन चिंता का विषय ये होता है कि जनता के ऊपर बोझ न लादते हुए सरकारों का काम होता है कि कल्याणकारी योजनाओं को लागू करें। राजीव जी, जब इतने मुद्दे हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश में राजनीति सिर्फ जाति पर ही क्यों अटक गई है। बिल्कुल बिल्कुल, सुनिएगा, 10 रुपया का वैक्सीन पर हेड लग रहा है, 150 रुपया की वैक्सीन आ रही है कंपनियों से, सीरम कंपनियां दे रही हैं, आपको तो मालूम होगा। 10 रुपए की वैक्सीन एक व्यक्ति के ऊपर लग रहा है, उस व्यक्ति के ऊपर 1000 से ऊपर टैक्स लग रहा है आज की डेट में। आप पेट्रोल पे टैक्स ले लीजिए, डीजल पे ले लीजिए, यहाँ तक कि 10 रुपए का खाना खाइए तो 2.5 रुपए उस पर टैक्स दीजिए। ये व्यवस्था सरकार ने आज कर दिया है। जो प्लेटफॉर्म टिकट 2 रुपए के मिलते थे आज 10 रुपए के मिल रहे। ये सारी चीजें जनता के जहन में है। ऐसा नहीं है कि आप 10 किलो गेहूं दे करके और 2000 किसानों को 2000 रुपए आप किसानों को दे करके दुगनी आय नहीं कर सकते हैं। आप उस 2000 को बंद कर दीजिए, लेकिन डीजल को 40 रुपए कर दीजिए। ठीक है सर, इस पर मैं लौटूंगी आपके पास सर, इस पर मैं लौटूंगी आपके साथ। लेकिन जावेद जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद जी, जिस वोट वर्ग की हम बात कर रहे हैं वो कभी आपका वोट बेस वोट बैंक जिसको कहे हुआ करता था, आज अलग अलग दल दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या, क्यों छूट गया सर? कहाँ रह गई कांग्रेस उत्तर प्रदेश में? नहीं देखिए शिवाली जी, कौन कहाँ रह गया, सवाल यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उत्तर प्रदेश कहाँ रह गया, उत्तर प्रदेश आज 32 सालों में कहाँ जाकर खड़ा हो गया है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है इस उत्तर प्रदेश के सामने। इस पर चर्चा होनी चाहिए। कौन जाति उन्माद, धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिकता का रंग, नफरत की राजनीति, ये इसने उत्तर प्रदेश को पीछे करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में क्या कभी सरकारी नौकरियां 1989 के पहले अदालतों के चक्कर काटने के लिए, अदालतों में भटकने के लिए मजबूर हुई थी? क्या भ्रष्टाचार इस स्तर पर था कि उत्तर प्रदेश की सरकार के जो निगम है, जो कॉर्पोरेशन है, वो हृदय रोगियों की दवा में भी घोटाला करने का काम करे और हृदय रोगियों के लिए फर्जी दवाई मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन खरीद ले? जांच तो जांच की बात दूर रही, आज तक वो फर्म को ब्लैक लिस्टेड नहीं कर पाए जिसने आपूर्ति की थी। लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जिस कंपनी को यहाँ पर काम दे दिया गया, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उस कंपनी के विरुद्ध सीबीआई की जांच चल रही है। ये कोरोना काल में किस तरीके से पीपीई किट तक का घोटाला हो गया, 2 रुपए के मास्क का घोटाला हो गया। वही कारण था कि डॉक्टर अपने जीवन की रक्षा करते हुए दूर दूर से संक्रमितों का इलाज करने के लिए मजबूर हुए। सीबीआई के डॉक्टर्स ने किस तरीके से लिखा, मेडिकल कॉलेज के लखनऊ के डॉक्टर्स ने किस तरीके से लिखा। उत्तर प्रदेश की स्थिति के लिए 1-2 उदाहरण पर्याप्त है। एक तो भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगर इनकी नीतियों की आलोचना करो तो इसको ये सफलता मानने का काम करते हैं। अगर सरकार की कमियों को उजागर करने का काम किया जाए तो इसको ये देशद्रोह मानने का काम करते हैं। यही तो कारण है कि आज भाजपा के विधायक ये कहने को विवश हो जाते हैं कि अगर मैं मुंह खोलूंगा तो मेरी ही सरकार मेरे विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करा देने का काम करेगी। जो लोग आज बड़े सक्रिय होकर कोई किसी जात का सम्मेलन कर रहा है, कोई किसी वर्ग की बात कर रहा है, ये लोग उस समय कहाँ थे जब कोरोना काल में इनके विधायक, इनके सांसद, इनके नेता उस समय कहाँ निष्क्रिय पड़े हुए थे, किस खो में थे, किस गुफा में लेटे हुए थे जब उत्तर प्रदेश त्रासदी दौर से गुजर रहा था, जब जनता हर तरफ हाहाकार कर रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी। इसी लखनऊ के अंदर एक किताब पर 300 जलाने के लिए लोग दिवस थे। ठीक है सर, यहीं से आप खुली डिबेट की शुरुआत करते हैं। अब सारे मेहमानों को क्रॉस क्वेश्चन करने का भी और काउंटर करने का भी मौका अब यहीं से दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से जावेद जी आपने कहा है, आप ही से मैं इस डिबेट को अब आगे बढ़ाना चाहूंगी। जिस तरह से आपने 2 बातें गिनवाई कि कहां थे सारे दल जब कोरोना चल रहा था, तो आप बताइए कांग्रेस कहां थी सर? और दूसरी बात ये, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की स्थिति, सर दूसरा सवाल सुनिए। उत्तर प्रदेश की स्थिति सुधारने के लिए आपको आना होगा ना मैदान में, कैसे आइएगा, कैसे मुकाबला करेगा सर, ये तो बताइए सर। उत्तर प्रदेश की स्थिति जिस तरह से आप कह रहे हैं, जावेद जी पूरा सवाल सुनिए सर, पूरा सवाल सुनिए प्रभु। जावेद जी पूरा सवाल तो सुनिए। दर्ज कराकर जेल भेजने का
काम कर रही थी। अरे सर, इस तरह से चिल्लाएंगे तो आप कैसे बात कर पाएंगे सर? बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, सदन में हमारी संख्या चाहे जितनी कम रही हो, लेकिन मुख्य विपक्षी दल की भूमिका उत्तर प्रदेश की धरती पर अगर किसी ने निभाई है, जन सरोकारों के साथ निभाई है, तो वो कांग्रेस थी। हाथरस में जब दलित ठीक है, इस पर जरूर मैं विभा जी की प्रतिक्रिया चाहूंगी। विभा जी, वो कह रहे हैं मुख्य विपक्षी दल अगर उत्तर प्रदेश में कोई है तो वो कांग्रेस है। किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय नेता गया था जो लोग निर्भया कांड पर छाती पीटवाए थे? आज वो गृह मंत्री कहाँ है? आज वो प्रधानमंत्री कहाँ है कि जब दिल्ली में न उतारी थी मासूम? सर प्लीज इस मुद्दे को इस पर ना खींचिए, क्योंकि अगर इसकी बात होगी तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ की भी बातें सामने आएगी। सर जवाबदेही किसकी है? जो सत्ता में बैठे और जो आज झूठे दावे कर रहे हैं कि हम लेंगे। विभा जी, वो कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई मुख्य विपक्षी दल है तो कांग्रेस है। क्या दीजिएगा जवाब? कांग्रेस है। ठीक है सर, जवाब ले लीजिए सर जवाब तो ले लीजिए सर। इनसे पूछिए कि इनके पास संगठन है पूरे उत्तर प्रदेश में, गिने चुने इनके पास उत्तर प्रदेश में आपके पास संगठन है पूरे उत्तर प्रदेश में। की संतानों को मालूम होना चाहिए, सावरकर के विचारधारा वालों को मालूम होना चाहिए कि देश आपकी विचारधारा से नहीं चलेगा। बापू के हत्यारों की विचारधारा कि आपने काट की हांडी कई बार चढ़ा ली। आप चाहते हो कि हम ऐसा परसेप्शन सेट करें कि हम किस सत्ता में आ जाए, नफरत की राजनीति हो उत्तर प्रदेश में और देश के अंदर। सर बोलने दीजिए सर, उनको भी बोलने दीजिए। आपको पता है यहाँ जितने मेहमान जुड़े हुए हैं सब बोलने में माहिर हैं, लेकिन सब अगर एक साथ नॉन स्टॉप बोलेंगे सर तो किसकी बात समझ में आएगी? बोलिए विभा जी। कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं कहना चाहूंगी, उनके भले के लिए कह रही हूँ। पहले उत्तर प्रदेश के हर जिलों में आप धमकी दे रही है, मेरे भले के लिए कह रही है। आप क्या करेंगी? जेल भिजवा देंगे? आप मुकदमा दर्ज करा देंगे? ये भला क्या होता है? जावेद जी डिरेल नहीं करते हैं ना सर, टाइम सर उतना ही होता है, हर मेहमान के पास जाना है सर, कम से कम कुछ तथ्य तो निकल कर आए सर डिबेट के। सर नहीं, एक को आदमी इनके पास झंडा रोने के लिए नहीं है जिलों में, विधानसभाओं में। ये फालतू की बातें बोल रहे हैं यहाँ पे बैठ के, इन्होंने कोरोना को हर जिलों में। और दूसरी बात बताएगी हर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार की पोल खुलेगी। ये क्रांति दिवस 9 अगस्त को देखिएगा। अरे सर विभा जी की बात तो सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस है मुख्य विपक्षी दल, समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो है। जवाब तो सुन लीजिए सर, आखिर डिसाइड तो करें कौन है। पार्टी ने जितना काम उत्तर प्रदेश में किया है वो जनता याद कर रही है, और जनता माननीय अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। आज की जो साइकिल रैली है उसका उदाहरण है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, चिकित्सा, स्वास्थ्य, महिलाओं को सुरक्षा और पेंशन। योगी जी आप नेताजी के पास क्या करने जाते हैं मिलने के लिए? क्या मन को फूकते हैं? और नेताजी सर प्लीज सर, आप नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं सर। मुझे दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है सर, मेरे पास अन्य 2 मेहमान भी है सर। प्लीज कांग्रेस बीजेपी की पार्टी है, देखिए दोनों ही नहीं दे रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि जिस तरीके से कोरोना काल में घोटाला किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी सरकार ने, और अपने किसी भी वादों को पूरा नहीं किया, चाहे महिला सुरक्षा के नाम पे हो, चाहे उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने के नाम पे हो, चाहे रोजगार देने के नाम पे हो, चाहे शिक्षा के नाम पे हो। आप देखिए किस तरीके से आज शराब की दुकानें खुली है, लेकिन जो गरीब स्कूल हैं बच्चों के, वो बंद पड़े हैं। तो पूरी दुनिया इनका जब जाहिर हो गया है कि ये क्या करने वाले लोग हैं। बहुत जल्द लोग इंतजार कर रहे हैं 22 में बहुत ही जल्द इनका सफाया होने वाला है। और ये कह रहे थे 14 साल बाद आए हैं, अब मैं कह रही हूँ कि 24 साल बाद भी उत्तर प्रदेश के किसी भी चुनाव को ये क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, जैसे माननीय जी ने कहा है। इनको भी कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर गली हर कूचे में इनसे, हर घर में लोग इनसे परेशान है। आज सरसों का तेल हर घर में महंगा खरीदा जा रहा है, जो सबसे बड़ी दिक्कत का कारण रहा है। आदमी गैस नहीं है तो चलो लकड़ी पे बना ले, लेकिन सरसों का तेल आप सोचो, आपने कभी सोचा था कि 180 रुपए लीटर का हम सरसों का तेल खरीदेंगे? वो जो भी एकदम घटिया क्वालिटी का है, चक्रक बैंक ओलिव, उससे ऊपर जा रहा है। तो आप सरकार का गैस, तेल, डीजल, पेट्रोल, बीज, खाद, महिलाओं को असुरक्षा, चिकित्सा व्यवस्था में कितना घोटाला आपको साक्षी जी जवाब दीजिए सरकार ने। तो बस जवाब दीजिए। यही सब लोग मिलकर करेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी की जो आज रैली थी और उसमें पूरा समर्थन जो प्राप्त किया है, वो कार्यकर्ता इतनी
इस कार्यकर्ता के साथ पूरी जनता समर्थन किया। तो जन तनाव है। और मेरे ठीक है मैम, कांग्रेस के- लेकिन ऐसे में मैं साक्षी जी आपके पास 2 मिनट में लौट रही हूँ, लेकिन ऐसे में मैम 3 वर्ग उन्होंने गिनाए कि मुस्लिम, दलित और ब्राह्मणों का जो है वो उत्पीड़न हुआ है। किस तरह का उत्पीड़न मैम? आप जगह जगह आपने खुद अपने टीवी चैनल में दिखाया कि किस तरीके से दलित महिलाओं के साथ अत्याचार किए, दलित पुरुषों को पीटा, उनको उनके अधिकारों से वंचित किया, ब्राह्मणों की किस तरीके से हत्या की गई इस सरकार में। आपको उनके साथ क्या कहते हैं पश्चाताप, मतलब सरकार ने द्वेष भावना से काम किया। अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका काम नहीं होगा, दलित है तो उसका काम नहीं होगा, मुस्लिम है तो उसका काम नहीं होना है, अब पिछड़ी जाति है तो उसका काम नहीं। केवल एक वर्ग विशेष ने इस सरकार और सत्ता पे राज किया, वो जग जाहिर है। आप थाने उठा के देख लीजिए इनकी लिस्ट क्या है, आप थानों पे देख लीजिए कि इनकी लिस्ट क्या है। जहाँ से लोग न्याय की उम्मीद करते हैं, आपको कोई न्याय नहीं मिलेगा। उन न्यायाधीश जो वहाँ पे बैठाए गए हैं वही विशेष जाति वर्ग के हैं। तो जनता भी देख रही है, सरकार ने जो मंशा है, आप कहीं भी कोई आवाज उठाने जाओगे आपके ऊपर मुकदमे। डीएम एसपी ने मिलकर किस तरीके से जो है जिला पंचायत के चुनाव में नंगा नाच किया है, वो पूरी दुनिया ने देखा। साक्षी जी जवाब दीजिए। कोरोना में हुई हालात, महिलाओं पर अत्याचार, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप घिरे हुए हैं। ऊपर से जिस तरह के हालात कोरोना में दिखाई दिए हैं, क्या जवाब देंगे? आपने कभी भी किसी भी चुनाव में महिलाओं के वस्त्र खींचते हुए देखा है? इस सरकार में इन्होंने ये करा दिया। आप सोचो कि कौन से युग में हम लोग जी रहे हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, साक्षी जी से जवाब ले लेते हैं। बोलिए साक्षी जी। सामना किया और उससे अपने प्रदेश को उतारा, उसकी सराहना जो है WHO ने भी करी। मैं यहाँ तक सीमित नहीं रखना चाहती कि दूसरी लहर से किस प्रकार से हमारा प्रदेश उभरा। मैं उसके अलावा आपको अगर बताना चाहती हूँ कि तीसरी लहर के लिए भी क्या क्या तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। ये लोग सिर्फ बातें करते हैं और अब क्योंकि इलेक्शन आ गए हैं, ये लोग बरसाती मेढकों की तरह बाहर निकलेंगे, जनता में दिखाएंगे। आज की रैली मात्र इसलिए थी कि ये जनता को पता सके कि सपा भी है यहाँ पर, क्योंकि पिछले 4 साल से तो कहीं दिखाई नहीं दी। मैं बताना चाहती हूँ कि कोरोना काल के लिए जो तीसरी लहर जो कि लोग मान के चल रहे कि आ सकते हैं, उसके लिए क्या क्या तैयारी योगी सरकार कर रही है। लगभग 1,80,000 नए बेडों का निर्माण किया गया है। 540 ऑक्सीजन प्लांट्स बनाए, 194 ही बचे हैं, बाकी लगभग 350 बन के तैयार हो चुके हैं। 3 किट्स और सिलेंडर बाकी जा चुके हैं ताकि बच्चों को इससे प्रभावित ना होने दिया जाए। ये तो बात नहीं कोरोना की जो बात कर रहे हैं। रही बात जो आप बोल रहे हैं भूखमरी से मरे थे, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति भूख की वजह से नहीं मरा था, क्योंकि हर घर तक जो अन्न पहुंचाने की जिम्मेदारी थी वो योगी जी ने स्वयं अपने हाथों से घर तक वो पहुंचवाया था अपनी पूरी टीम के माध्यम से। तो आप जिस तरीके से लोगों को भ्रमित करते हैं, अगर आप जनता के बीच में जाएंगे तो गरीब जो हमारे जो पात्र व्यक्ति हैं जिनको राशन मिलना चाहिए वो बताएंगे कि किस प्रकार बिना दलाली के उनको सीधे उनके हाथों में राशन मिलता है। अब दलाली सिस्टम खत्म हो गई है, ना महिलाओं को पेंशन में दलाली देनी पड़ती है, ना लोगों को अन्न के लिए दलाली देनी पड़ती है, ना लोगों को दलाली देनी पड़ती है। और ये स्थिति आ गई है कि गरीबों को मारा जाएगा। कैंपेन चलाते हैं और CFC में 50 वैक्सीन डोज, 40 वैक्सीन डोज। लेकिन जावेद जी कहा जा रहा है कि आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला बन रहे हैं। सर, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली जैसी हालत हो रही है। बस 2 मिनट सर, राजीव जी मैं आपके पास आ रही हूँ, बस 2 मिनट तैयार होकर मिल चुकी है भारतीय जनता पार्टी का 20 वैक्सीन गई है एक वैक्सीनेशन सेंटर पर, और इसको आपने इतना बड़ा बनाने का प्रयास किया कि 20 लाख डोज लगा। कितना कमीशन कौन लेगा? जावेद जी सवाल यही है कि जब इतने सारे मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश पे, तो जातिवादी दांव क्यों खेले जा रहे हैं? आप मुझे जवाब तो देने दीजिए। जब मैं आप लोग बोल रहे थे मैं आराम से सुन रही थी, अब आप भी मेरी बात सुन लीजिए। आपने देखा किस प्रकार पोलियो की वैक्सीन हमें कितने वर्षों बाद हमें कभी झूठा प्रचार नहीं किया, आप बात नहीं करना चाहते। देखिए 70 वैक्सीन अगर आप लोगों ने कार्य किया ही होता तो अभी जनता आपको नकार नहीं देती। और दूसरी बात है शौचालय जैसी जो जनता इतना नकारेगी कि आपका विषय बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर और आगे से। सर कौन आएगा? जावेद जी कौन आएगा उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस पार्टी?
बिल्कुल निश्चित रूप से हम कांग्रेस जनता के मुद्दों के ठीक है सर, देखते हैं सर। ठीक है राजीव जी, कांग्रेस पार्टी आएगी, कॉन्फिडेंस तो नहीं हिल रहा है आपका? कांग्रेस बोल रही है कि हमारी सरकार बनेगी। जनता का विश्वास है, जो भरोसा है कांग्रेस के प्रति। ठीक है सर, ठीक है, बोलिए राजीव जी। बोलेंगे तो आवाज कोई नहीं सुनेगा, और जिस मकसद के लिए आप बैठे हैं वो कोई मकसद पूरा नहीं होने वाला है। देखिए शिवाली जी, उत्तर प्रदेश की स्थिति जो 5 साल पहले थी और जो आज है, 5 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी आई थी संकल्प पत्र लेकर के, तो बहुत सारे वादे ले आई थी, बहुत सारे पिटारे नहीं होता है, जिस तरह से एक जादूगर आता है और पिटारे को खोलता है और कहता है ये जादू देखते हैं। अब बहुत सारे आंखों के ऊपर पर्दा डाल करके और वो जादूगर जो है 1 घंटा पूरा पिटारा दिखाता है और जनता भी विश्वास करती है कि अरे भाई ये तो सच्चाई है, ये तो आदमी ही गायब हो जाता है। इस तरह के सारे बहुत सारी पिटारा इन्होंने खोला 2017 में और ले आए सारे वादे। संकल्प पत्र के माध्यम से इन्होंने लाए कि हम 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे, हम गड्ढा मुक्त कर देंगे, हम सड़कें अच्छी कर देंगे, हम बिजली पानी कर देंगे, हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, हम राशन पानी सारी चीजें जो है सस्ती कर देंगे। ये सारी चीजें होने के बाद आज स्थिति ये बनी हुई है कि आप देख लीजिए, महंगाई चरम सीमा पे, खाने की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो चरम सीमा की महंगाई पे ना हो। साथी जी बैठी हैं, उनके घर में भी तेल आता होगा खरीद के, सरसों का तेल 200 रुपए लीटर सरसों का तेल आज हुआ है, 150 रुपए दलहन चीजें हो गई हैं। क्या गरीब आदमी सरसों का तेल और दाल नहीं खाता है क्या साथी जी? केवल गेहूं थोड़ी ना चबाता होगा। आप 5 किलो गेहूं दे देती हैं, उससे पेट नहीं भरता है उस गरीब आदमी का। दूसरा चीज, दूसरे पहलू पे आवे इससे हट करके कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से दलित समाज और ब्राह्मण समाज का पिछले 5 सालों में शोषण किया, जिस तरह से आपने चुन चुन करके ब्राह्मण समाज की हत्या कराने का काम किया, एक ठोको नीति अपना करके आपने जो है एक जाति धर्म को मजहब को बना करके इशू, और जिस तरह से किया आपने काम उत्तर प्रदेश के अंदर, वो जनता जग जाहिर हो गई। अब आप किसी को ये नहीं कहेंगे कि नहीं हमने 15,000 करोड़ रुपए का वसूली कर लिया माफियाओं से। माफिया जब आप ही के दम ज्वाइन कर लिए, अभी आपने कल एक माफिया को, बड़े माफिया को ज्वाइन कराया, उस पर कोई आपका प्रवक्ता आज बोलने को तैयार नहीं है, सारे चैनलों में देखा जा रहा है। तो जब माफिया आप ही के दल में आ जाएंगे, आप पहले ऐसे आप चीफ मिनिस्टर आपके और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जिनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे होते हुए स्वयं का कैबिनेट बुलाते हैं, स्वयं कैबिनेट की प्रिसाइडिंग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और मुख्यमंत्री जी। लेकिन राजीव जी, कोरोना काल की लगातार बात हो रही है, समाजवादी पार्टी तो लगातार सड़कों पर उतरती रही है योगी सरकार के खिलाफ, लेकिन ऐसे में आरोप ये लग रहे हैं कि आप कहाँ थे? आपने कौन सी लड़ाई सड़कों पर उतर कर लड़ी? जी, मैं एक बात बताऊं, झूठ बोलना हो तो मैं भी कहूं कि मैं घर घर सिलेंडर लेके दौड़ रहा था और मैं घर घर राशन लेके दौड़ रहा था, अगर झूठ बात कहनी है तो। देखिए, कोरोना एक ऐसी दहशत बनी थी, आप स्टूडियो के बाहर निकलती थी तो कितना सुरक्षित होकर के घर जाती थी, आप स्वयं में सोच लीजिए। तो कोई भी व्यक्ति किसी आदमी को शासन प्रशासन हेल्प करता है, बहुत बड़ी, बहुत अच्छी, मतलब सच्चाई वाली बात है। और सच्चाई यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से दायित्व था कि उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता, साक्षी जी बार बार, तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि विभाजित झूठ बोल रहे हैं? नहीं, विभाजित झूठ बोल रही है या जावेद जी बोल रहे हैं या नहीं बोल रही, इस बारे में मैं नहीं जानना चाहता हूँ। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सड़कों पे, रोड पे आप बिजली के लिए, पानी के लिए तो धरना दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि कोरोना काल में कोई व्यक्ति कोरोना पीड़ित व्यक्ति से जाकर के मिलता हो। अगर ये कह रहा है वो तो झूठ बोल रहा है। जवाब दीजिए विभाजी। डॉक्टर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी लोगों के बीच में जा रहे थे, उस प्रकार आप भी जा सकते थे। राजनीतिक मुद्दे के लिए आप आपका कोई भी पदाधिकारी कोई नहीं गया। देखिए, 2 साल से कोरोना काल, मान लीजिए उससे 2 साल पैरा मेडिकल ने जान की बाजी लगाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पैरा मेडिकल सीमित संसाधन होते हुए भी आप संसाधन उपलब्ध नहीं कराए, संसाधनों का। सर चलिए कोरोना की बात हटा देते हैं, अगर हम जाति दाव की जो हम बात कर रहे हैं, जो वोट बैंक आप लगातार कह रहे हैं सर, आप भी कह रहे हैं कि एक वर्ग जो है भारतीय जनता पार्टी से रूठा हुआ है, उसका सम्मेलन भी आपने किया सर, सम्मेलन किया ना आपने? आप कह रहे हैं लगातार कि एक वर्ग जो है वो रूठा हुआ है सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोग स्वयं
आपके ही माध्यम से हमको पता चलता है, क्योंकि मैं जहां रहता हूं लाख 2 लाख आदमी के बीच में रहता हूं। आज 24 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व आप लोग मीडिया के माध्यम से करते हो। हर जिले में आपके प्रतिनिधित्व संवाददाता रहते हैं, वो रिपोर्टें देते हैं कि कहाँ किन बिरादरी पे, किन जातियों पे किस तरह का अत्याचार हो। आपको बताऊं, बहराइच में एक दलित समाज का प्रधान बन गया जनरल सीट से, उसकी हत्या कर दी गई। साक्षी जी बैठी हुई हैं, 2-3 दिनों से आज लगातार उसके घर वाले कह रहे हैं कि फलाने ने मेरी हत्या करी। डीएम कलेक्ट्रेट में जाकर के धरना दे रहे हैं, डीएम साहब शाम को उसको उठवा कर फेंकवा देते हैं, माननीय बहन जी को उस पर ट्वीट करना पड़ता है। दलित समाज की कौन सी आप वो कर रही हैं? आपको हाथरस की घटना याद है दलित की, आपकी बदायूं की घटना याद है, भदोही की घटना आपको याद होगी। सारे दलितों के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह सर, लेकिन आरोप तो यही लग रहा है ना कि ट्विटर पर ही बस सारी जंग लड़ी है। अच्छा एक बात बताइए, हम लाठी लेके लखनऊ थोड़ी जाएंगे? हम तो बहन जी तो ट्विटर कर रही है ना, वो आपको संदेश तो कान में पहुंचा रही है कि आप दलितों के साक्षी जी ट्वीट तो किया जा रहा है ना साक्षी जी। थोड़ी ना भाई, हम तो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा सर, तो फिर ब्राह्मण सम्मेलन क्यों सर? कोई और नाम रख लेते। आपको बतावें शिवाली जी कि साक्षी जी की सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव ब्राह्मणों के मन में ये बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों के ऊपर जानबूझ करके मुकदमे लादे जा रहे हैं, जानबूझ करके उनकी हत्याएं की जा रही। आप बताइए, भदोही के विधायक विजय मिश्रा जी हैं, उनको जब इनको जरूरत होती है तो एरोप्लेन में बैठा करके माननीय मुख्यमंत्री के पंचम तल पे लाए जाते हैं, और जब ये राज्यसभा में और विधान परिषद में वोट ले लेते हैं, उसके 1 महीने के बाद जब विजय मिश्रा जी ये कहते हैं कि नहीं ये सरकार ठीक नहीं काम कर रही है, तो विजय मिश्रा जी आज अपराधी हो जाते हैं। पूरे बनारस मंडल की पूरी पुलिस लग के विजय मिश्रा को जेल में ठूसने का काम करती है। वो तो अगले ने अगर यहाँ उत्तर प्रदेश से ना हटा होता तो उस व्यक्ति की भी हत्या कर दी होती इन लोगों ने और इस सरकार ने। उत्तर प्रदेश के अंदर स्पष्ट नैरेटिव बना हुआ है कि जिस जाति बिरादरी से मुख्यमंत्री जी ठीक है, जल्दी से मैं विभा जी से जवाब ले लेती हूँ, फिर साक्षी जी जी साक्षी जी ठीक है, बोलिए। ठीक है राजीव, साक्षी जी से बात सुन लेते हैं। वहाँ पे जो आरोपी है उनकी जाति नहीं देखा जाता, उनका धर्म नहीं देखा जाता। अगर कोई आरोपी पता चलता है तो वो सलाखों के पीछे जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का। आप भी अपने आप केस मत बनिए, देख लीजिए वो बली किए गए हैं नहीं किए गए हैं, उनके ऊपर कोई चार्जेस अब है या नहीं है। कल या परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया है कि जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर इस समय कोई भी मुकदमे नहीं है। तो आप प्लीज अगर आप मीडिया को एक बात बताइए, आपको मैं वीडियो क्लिप भेजूं क्या? साक्षी जी, आपको मैं वीडियो क्लिप इसी कार्यक्रम के दौरान दे सकता हूँ कि रीता बहुगुणा ज्योति जी का घर जलाने में उनकी फोटो घर के अंदर फोटो दिख रही है। आपको उसे स्टूडियो से मिल जाएगी फोटो। रीता बहुगुणा ज्योति जी का घर जलाने में माननीय बबलू सिंह का नाम है। कई तरह के हत्या मुकदमा अपराध कई मुकदमों के हिस्ट्री सीटर हैं। फैजाबाद के हिस्ट्री सीटर स्पष्ट नाम लिखा हुआ है, पूरा लखनऊ जानता है। पूरा भाई पूरा जब आपके सांसद का घर जलाया, साक्षी जी हमारा घर नहीं जलाने आए थे बबलू सिंह, आपके सांसद जी का घर जलाया था, और घर जलाते हुए वहाँ फोटो देखी गई थी घर के अंदर। और अपराध इसका मतलब उसके बारे में अभी भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी बहुत अलग है। जो कहती है वो जो करती है वो कहती नहीं है। आप कहते हो कि हिस्ट्री सीटरों को खत्म कर दिया लगाया था हमारे प्रदेश मंत्री जो युवा मोर्चा के बने उनके ऊपर आरोप लगाया था। भाई देखिए, आरोप की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो स्पष्ट कर रहा हूँ कि कल से सारी मीडिया चिल्ला रही है कि साक्षी जी, अरे साक्षी जी मीडिया ऐसे थोड़ी ना बोलेगी। साक्षी जी आपकी सांसद कह रही थी कि मेरा घर बबलू सिंह जलाए हैं, कल भी बोली थी आज भी बोल रही है। पार्टी उसको संज्ञान लेगी। सुनिए आप संज्ञान बताइए, ज्वाइन कराएगी और संज्ञान लेगी पार्टी।
आपकी सीटों का हमारा बहुत बड़ा परिवार है, बहुत लोग ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल सही है, आपका बहुत बड़ा परिवार है, बहुत सदस्य हो गए हैं, आपके परिवार बड़ा हो गया, सदस्य बड़े हो गए हैं, निश्चित तौर पे ये बात है। लेकिन इसका मतलब है कि एक बड़ा नेता, एक बड़े नेता, सम्मानित नेता ये कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश से आप ठीक है सर, ठीक है जावेद जी, ठीक है सर, हमारे साथ बहुत देर से जावेद जी भी जुड़े हुए हैं। जावेद जी, जिस तरह से केंद्र में सरकार के खिलाफ राहुल गांधी लामबंद कर रहे हैं सभी विपक्षी दलों को, उत्तर प्रदेश में क्या लामबंदी की रणनीति है कोई? का खुलासा जो है इस तरीके से नहीं किया जाता कि क्या किस राजनीतिक दल की रणनीति है, क्या कोई सर कोई तो संदेश दीजिए, जनता में उम्मीद जागेगी सर। संदेश साफ है, संदेश शिवाली जी बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश और देश किस दौर से गुजर रहा है, जनता क्या सोच रही है, जनता किस मुसीबत में फंस गई है इन जो है नफरत फैलाने वालों को जनादेश देकर। तो स्पष्ट है चीजें, जो लोग जो वादा करते थे, जो बात करते थे, मेरा तो सवाल है, संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 25 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, शिलान्यास और लोकार्पण का अंतर जिनको नहीं मालूम है वो बता रहे थे अभी पिछले हफ्ते कि हम 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने जा रहे हैं, और होना क्या था, शिलान्यास। लोकार्पण किस चीज का किया जाता है यही इनको नहीं पता है, इतिहास में इकलौते मुख्यमंत्री मुझे आप इतना बता दीजिए, राहुल गांधी को जहाँ पे जनता का उतनी बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले, बेटियों के साथ अपमानजनक व्यवहार करने वालों को किस तरीके से इस सरकार ने मेडिकल कॉलेज में रखा, मुकदमा दर्ज होने के बाद भी, और सरकार ने किस चालाकी से वो मुकदमा वापस लिया और उस व्यक्ति को, पूर्व केंद्रीय मंत्री को शाहजहांपुर वापस भेजा, किस तरीके से पीड़िताओं को जलाने और धमकाने का काम किया, तो उनको क्या मिल रहा है, काम किया, भारतीय जनता पार्टी इतना दमन करने के मेडिकल सप्लाई का खुलासा किया, उसकी जांच कराई, जो बच्चे चयनित हो गए उनका मेडिकल कराया, सिपाही भर्ती के 35,000 बच्चे नियुक्ति के लिए आज भी दफ्तर की ठोकरें खा रहे, शिक्षा मित्रों को साथ क्या अपमानजनक व्यवहार किया जो सहायक अध्यापक हो गए थे, उनकी रोजी रोटी ये बताइए, ये जवाब कौन देगा, सरकार देगी? ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं साक्षी जी से। मैम मुझे विभाग जी से भी जल्दी से कमेंट लेना है, बोलिए साक्षी जी जल्दी से 2 लाइन। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, आप एक बार बोलना शुरू होते हैं सर, थोड़ा तो थमिए सर, तभी तो मैं अन्य मेहमानों से जवाब दे पाऊंगी। ठीक है सर, सुन तो लीजिए, जावेद जी सुनिए, साक्षी जी बोलिए। मैं इनसे ये जानना चाह रही हूँ, अगर राहुल गांधी जी को जनता की इतनी ही चिंता है तो जहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ से क्यों गायब हो जाते हैं, वो वहाँ से क्यों निकल जाते हैं? इनको पता नहीं कि लोकसभा में प्रति मिनट 1.25 लाख रुपए का खर्चा होता है और राज्यसभा में 2.6 लाख का खर्चा होता है प्रति मिनट, तो वहाँ जवाब लेने के लिए क्यों नहीं तैयार होते हैं? जहाँ बाहर निकलते हैं रैली निकालने लग जाते हैं, तो जहाँ कहीं जवाब का इस्तेमाल करना नहीं आता है उन्हें, बाद में जनता को भ्रमित करने लग जाते हैं। एक बात बताइए, अगर यहाँ पर किसी महिला के साथ गलत व्यवहार अगर उत्तर प्रदेश में हुआ था तो राजस्थान में जाने की उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, तो यहाँ की महिला व्यवहार है क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन है। आप मुझे ये बता दीजिए, राजस्थान चली गई महिलाओं के लिए संवेदनशीलता रखती है, बहुत
की बात है, यहाँ पर भी आए लेकिन राजस्थान जाने की उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। भाजपा वालों तुम लोग तुम्हारा सिंहासन डोल जाता है, तुम बोलते हो राहुल जी के एक सवाल का सामना नहीं कर सकते हो। सिंहासन किसका डोल चुका है जनता जानती है। पार्टी आज तक एक सवाल का जवाब नहीं दे पाई, कहाँ खड़े हैं आप? नागपुर दुर्भाग्यपूर्ण है सर, अगर इस तरह के मुद्दों को भी, इन मुद्दों पर भी अगर इस तरह की तू मैं हो तो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन विभा जी, आपका रुख करते हुए जिस तरह से दोनों ही विपक्षी दल कह रहे हैं कि मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में कांग्रेस है और बसपा है, आप किस तरह से देख रही हैं इनके दावों को? कर दिया, भ्रष्टाचार कर दिया। ठीक है सर, सुन लीजिए सर, ठीक है सर, भुगतान कर दिया गया, इसकी जांच कराइए आपने आज तक। ठीक है, बोलिए विभा जी, आप किस तरह से देख रही हैं इस तरह को, इस बात को कि दोनों ही दल बोल रहे हैं कि मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में या तो कांग्रेस है या बसपा? देखिए, दल चाहे जो भी बोले, लेकिन जनता यही बोल रही है कि हमारा नेता अखिलेश यादव है। आज जिस तरीके से जन सैलाब उतरा है सड़कों पे, हमारे नेता ने जिस तरीके से जनता की आवाज उठाई है, जनता की मदद की है, और जब सरकार में मुख्यमंत्री थे तो जब सबसे ज्यादा किसी को विकास करने का जो उत्तर प्रदेश में काम का नाम लिया जाए तो माननीय अखिलेश यादव जी से जितना काम किसी ने नहीं किया है। और मैं आपको बता दूं, महिलाओं को सुरक्षा से लेके, लैपटॉप वितरण से लेके, पेंशन से लेके, जितनी भी सुविधाएं हो सकती थी, चिकित्सा व्यवस्था अपराध हुआ क्या? अखिलेश जी वहाँ गया सर बोलने दीजिए, सर बोलने तो दीजिए किसी को। मजबूत करिए। आप क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं गए? सर इसी मुद्दे पे आप पे आरोप लग रहे हैं कि क्यों नहीं जाते राजस्थान और छत्तीसगढ़? क्यों नहीं जाते? जहाँ उत्तर प्रदेश पूरा हाहाकार कर रहा था। सर इस मुद्दे पर राज्य की राजनीति करना अच्छी बात है क्या सर? इस मुद्दे पर राजनीति करना, राजनीति तो मैं बात ही नहीं करी, इस मुद्दे पर राजनीति करना अच्छी बात है क्या सर? शोभा देता है क्या इस मुद्दे पर राजनीति करना? ठीक है सर, विभा जी से जल्दी से मैं जवाब ले लूं, उसके बाद मुझे राजीव जी के पास भी जाना है। बोलिए विभा जी। ठीक है सर, बोलिए विभा जी। माननीय अखिलेश यादव जी का पूर्व में किया गया काम और आज जो विपक्ष में जनता के लिए लड़ी गई लड़ाई, उत्तर प्रदेश में 400 से अधिक सीटें लेके हम आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश फिर से उत्तर प्रदेश बनाने के लिए हम पुरजोर प्रयास करेंगे, फिर से अपने लोगों के लिए काम करेंगे, खुशहाली, उन्नति और प्रगति के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए हम हर क्षेत्र में काम करेंगे। और बाकी कांग्रेस को मैं ये कहना चाहूंगी, पहले उत्तर प्रदेश से हर विधानसभा में जाके अपने केवल 4 आदमी तैयार करें, क्योंकि विधानसभा से संगठन खत्म हो गया है। अरे आजम खान साहब को छुड़वा लेती, नेताजी के तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से बड़े अच्छे संबंध है। मुख्यमंत्री जी तो महीने 2 महीने में मिलने चले जाते हैं। जरा आजम खान साहब जिन्होंने खून पसीना दे दिया समाजवादी पार्टी को, उनके बारे में तो विचार कर लेते इस उम्र में, उनको तो छुड़वा लेते पहले। आज आजम खान को भी किनारे कर दिया आपने। चीजें लानी है, करेंगे, हमको चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस इस देश की आत्मा है, कांग्रेस इस देश के जन जन में बसती है। आप लोग समाजवादी लोग हैं जो आगे 14-15 रात में आजादी के दिन 1945 में ये आजादी झूठी है का नारा लगा रहे थे। संबित सरकारें जनसंघ के साथ आपने बनाई थी ना, डॉक्टर नेहरू ने बनाई थी, कांग्रेस ने बनाई थी, तो सरकार में तो जनसंघ आ रहे थे, सब मिल गए थे कांग्रेस के पास। आपका मैसेज दे भाजपा की सरकार, भाजपा के सहयोग से जनता दल की सरकार कहाँ कौन चला रहा था? उत्तर प्रदेश में नेताजी चला रहे थे, दिल्ली में वीपी सिंह जी चला रहे थे, ये कौन कर रहा था? इसका भी जवाब देना पड़ेगा। हमको आप चुनौती दे रहे हैं। ठीक है, विभा जी की आवाज थोड़ी सी दिक्कत दे रही है, प्लीज थोड़ा सा उसको ठीक करिए, उसके बाद हम उनसे संपर्क करते हैं। लेकिन राजीव जी, रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है आज समाजवादी पार्टी की तरफ से और उसमें सरकार को नंबर दिया गया है। आपकी तरफ से कितना नंबर दीजिएगा सरकार को? और दूसरी बात, गठबंधन का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, गठबंधन की बातें भी सामने आ रही हैं, अटकलें भी तेज हैं। एकला चलेंगी दीदी या फिर गठबंधन करेंगी?
देखिए हम कौन होते हैं किसी को नंबर दें, हम शून्य दें कि 10 दें, हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं। हम काम में अपने विश्वास करते हैं। 2007 से 2012 के बीच में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो माँ बहन बेटियां सुरक्षित थी, हम इतना कहेंगे। दूसरा चीज, आज लखनऊ आप घूम रही हैं, लखनऊ के अंदर जिन सड़कों पे आप चल रही हैं, जिन स्मारकों को देख रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी SC से आती है, वो पार्टी का उसका बेस वोट काडर वोट SC होता है, लिहाजा उसने अपने उस समाज के लोगों को, बाबा साहब अम्बेडकर सहित समाज के अन्य लोगों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए जो पार्क या जो स्मारकें बनाई, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बहुत उस समय हो हल्ला मनाया। आज अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति महोदय आए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने उनसे एक बाबा साहब के नाम का एक स्मारक और बनवाने का या कोई और नाम दिया, उन्होंने एक और बनाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी, देखिए लखनऊ के अंदर कोई जाता है, आज लखनऊ का सौंदर्यीकरण किसी के नाम से जाना जाता है तो वो बहन जी के नाम से जाना जाता है। दूसरा चीज, बहन जी ने कई जनपदों में बड़े बड़े अस्पताल बनवाए। ये और अब बड़ा चीज उन्होंने किया, मानवर काशीराम योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मानवर काशीराम आवास योजना, शहरी आवास योजना के नाम से 4-4 मंजिला घर बनाए, जिसमें निःशुल्क लोगों को घर दिया गया। उसमें किसी जाति धर्म को नहीं जोड़ा गया, उसमें सबको घर दिया गया। उसमें ब्राह्मण को भी घर दिया गया, उसमें दलित को भी दिया गया, उसमें विधवा को भी दिया गया। हर कैटेगरी के लोगों को हमने घर बनाने का काम किया। निःशुल्क नहीं दिया गया, वो वैसे सिस्टम निकाल के दिया गया। उसके लिए बकायदा हर महीने कितने लोगों की जाती थी। निःशुल्क जो मकान दिया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश सरकार में भाजपा दे रही है। तो शिवानी जी आपको बतावें कि उत्तर प्रदेश की जो क्षमता, आपके यहाँ व्यवस्था होती नहीं है, आपके यहाँ लूट मची हुई है। उसके हिसाब से हमने घर बना करके जनपद में, जी मैम आपकी आवाज आ रही है, कार्य किया। उसमें ना तो कोई जाति समझा ना कोई धर्म। लेकिन राजीव जी एक बात बताइए, अगर दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए तो आपके पास कौन रहेगा सर? नहीं, वो देखिए किसके साथ जाएंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाता है और न जाएगा। ब्राह्मण समाज को जिस तरह से ये देखिए सत्य है। जवाब दीजिए विभा जी। आप तिलक करा दिए, एक बार इनको मारो, जूते 4, एक बार ठग लिया दोबारा ठग लेंगे क्या? ऐसा नहीं है भाई। माननीय यादव जी ने ब्राह्मण समाज को जितना इज्जत और जितना सम्मान दिया है शायद ही किसी पार्टी में मिला हो। अच्छा ठीक है, सुनते हैं। देखिए ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश के अंदर बहुतायत मात्रा में भारतीय जनता पार्टी का वोट पिछले चुनाव में दिया, इसमें कोई छुपा लुका बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उसके मान सम्मान पे कुठाराघात किया, उससे ब्राह्मण समाज आज पूरी तरह से रुष्ट है। उत्तर प्रदेश में 10 से 12 नहीं बल्कि 13-14% आज की डेट में ब्राह्मण समाज है, और वो भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट होने के कारण उसको विकल्प के तौर पे बहन जी के अलावा कोई नहीं मिल रहा। क्योंकि बहन जी के पार्टी में जो दलित समाज है वो उग्र नहीं होता है, वो शांत स्वभाव का होता है, और ब्राह्मण समाज भी जनरली शांत स्वभाव का होता है, और दोनों का मेल ज्यादा खाता है। इस कारण से जो हमने 2007 से 12 के बीच की सरकार चलाई थी, आपको याद होगा कि एक ब्राह्मणों को बहन जी ने इतना छूट दे रखा था कि अपने कार्यकर्ताओं का कोई भी काम हो, आप कलेक्ट्रेट चले जाइए, थाने पे चले जाइए, तहसील में चले जाइए, और जाके SDM से ब्राह्मण समाज का आदमी कहता था कि ये मेरा कार्यकर्ता है, इनके ये काम को सुचारू रूप से कर दीजिए, लीगल वर्क को, लीगल काम की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाला ब्राह्मण जो 90% तक वोट दिया 2017 में ब्राह्मण समाज ने, क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई ब्राह्मण नेता आज जाके के कलेक्ट्रेट में, तहसील में, थाने में अपने किसी कार्यकर्ताओं की पैरवी कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको इस तरह का दोयम दर्जा दिया गया है, उसके मान सम्मान है ही नहीं। वो खुद अपने को ये समझ लिया है कि यहाँ तो एक जाति विशेष की चली रही है, जो मुख्यमंत्री जिस जाति विशेष से आते हैं, इसलिए भैया हम पीछे कर लें, नहीं हमारी बात, क्योंकि ब्राह्मण का सम्मान बहुत जल्दी ठेस पहुंच जाता है। तो वहां पे ब्राह्मण समाज जो है इस समय कुंठित है साक्षी जी के दल से, और इस समय उसी नाराजगी का कारण है कि आज बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुत ज्यादा मात्रा में जुड़ रहा है, और इसके एवज में साक्षी जी के दल के नेता, हमारे ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ता और संयोजक जो पार्टी के कार्यक्रम में लगे हुए हैं, जो ये सम्मेलनों के संयोजक बन रहे हैं या अग्रणी बन रहे हैं, उनके ऊपर बहुतायत मात्रा में मुकदमा कर रहे हैं।
लेकिन जुल्म और जाति और मुकदमे से संविधान को नहीं डुलाया जा सकता है, लोकतंत्र को नहीं किया विभाष जा जी, सकता है। जो आपके लोग साथ लोकतंत्र नहीं है। के ऊपर गुंडा राज किए हैं उनकी बसपा हमेशा के हार साथ हुई है समान। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। मैं फिर कहूंगी कि जो इन्हीं की बात है कि गर्त में छुपा हुआ है। ब्राह्मण समाज जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के लिए आज जनेश्वर मिश्र जी की जयंती थी और जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी को इस शिखर तक, इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया, लोगों को समानता और लोगों को अधिकार पहुंचाने के लिए, तो मैं कहूंगी कि आप इनके यहाँ कोई बता दीजिए किसी भी ब्राह्मणों के लिए कोई काम किया है? एक ब्राह्मण नेता सरकार थी विभाजी, तो ब्राह्मणों को हमने बहुत सारी नौकरियां दी। हमने दलित समाज को 1 लाख नौकरी एक दिन में दिया था। आपकी पार्टी ने दिया क्या दलित समाज को? आपकी पार्टी दलित समाज के जो आरक्षण होते थे उसमें प्रमोशन में आरक्षण दिया जाता था, उसका ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। आपके दल ने, तो आपको दलित कैसे वोट देगा? आपके दल ने जब सरकार ने, भारत सरकार के राज्य सरकार ने जब ये तय किया था कि दलितों को आरक्षण में विभाज जी ब्राह्मण कार्ड, ठीक है सर, विभाज जी ब्राह्मण कार्ड चल दिया है बसपा ने, 100 सीटों पर टिकट देने जा रही हैं दीदी। देखिए, ब्राह्मण इनके साथ कभी नहीं जाएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के 5 साल के चुनाव में ये ले बैठे हैं। इन्होंने मान सम्मान जब देश पहुंचाएंगे तो जाना ही पड़ेगा। ये बीजेपी को जितने भी बीजेपी ने गलत काम किए उसका मौन समर्थन किया उत्तर प्रदेश में इन्होंने। तो मैं कहूंगी कि समय आने दीजिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए पूरा ब्राह्मण वर्ग सतर्क हो चुका है और एक हो चुका है। वो उनको मुख्यमंत्री बनाएगा और यादव और ब्राह्मणों की दोस्ती आज से नहीं युगांतर से है। और मैं कहूँगी चलिए, अच्छी बात है कि चले ये दोस्ती 5 सालों तक। आप बताइए, ये अच्छी बात है भाजी की ये दोस्ती आप बनाइए कम से कम। एक बार सड़कों पे हमने कार्यकर्ताओं को नहीं उतारा, एक बार सेक्टर पदार्थों को नहीं उतारा। इतना अत्याचार, इतना अन्याय इस सरकार ने किया बीजेपी ने, लेकिन एक भी आप आंदोलन या एक भी इनके कार्यकर्ताओं को, हमारी पार्टी विभाजी हल्ला बोल पे कभी विश्वास नहीं करी है। जब से पार्टी का संगठन बना है, जब से पार्टी बनी है, हम रोड पे जावेद जी गहरा याराना लगता है, हर कोई हर दल ब्राह्मण जी की शरण में जा रहा है। पाए लागू पंडित जी, कांग्रेस का 2017 में खाट पंचायत की थी सर, आपने खटिया खड़ी हो गई थी, अब कौन सी पंचायत करने का इरादा? शिवाजी जी, ये कोई व्यंग की बात नहीं है। जिस तरीके से जातिवाद को बढ़ावा देकर जातीय आधार पर जिस तरीके से योगी जी की सरकार ने उत्पीड़न किया है, धार्मिक आधार पर किया है, हम जो आज बड़े समर्थक बनकर उभरे हैं। कांग्रेस है जिसने उत्तर प्रदेश को कितने ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए, कितने मंत्री दिए, कितने नेता दिए। क्या बसपा या सपा आज ये घोषित कर सकती है? इतना ब्राह्मणों से इसने है कि आज वो कहे कि हम ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर सत्ता में आएंगे। अगर बहुत ब्राह्मणों के प्रति इनके हृदय में सम्मान है तो घोषित करे कि हम ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सपा और बसपा के सामने ये मेरा सवाल है और भाजपा से भी यही सवाल है कि अगर आपने ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया, ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री बनाएंगे, घोषित करिए। मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्षमता नहीं है। जावेद जी, लेकिन जावेद जी साक्षी जी कह रही है हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री को लेकर लड़ाई नहीं होती, आप क्या हो रही है? हिम्मत है, हैसियत है, कहिए कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। ब्राह्मण मांग कर रहे हैं आप तो। जावेद जी, साक्षी जी कह रही हैं कि हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री को लेकर लड़ाई नहीं होती, लड़ाई तो आपके यहाँ दिख रही है। ब्राह्मणों से बनारस चले गए थे दर्शन करने के लिए, हरी झंडी हो गई थी, नई पगड़ी और कुर्ते सिल गए थे और अचानक किसी की धमकी देने के बाद मुख्यमंत्री का नाम बदला गया। ये कौन नहीं जानता? उत्तर प्रदेश का और देश का कौन पत्रकार है कि नहीं जानता? भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता है उस तक को नहीं जानता है? क्यों मनोज सिन्हा को पैदल किया गया? क्यों उनके नाम का प्रस्ताव वापस लिया
लिया गया और दूसरे सर व्यक्ति को थोड़ा बनाया प्रकाश गया। मध्य प्रदेश कहे राजस्थान नहीं और हो। वहां भी डालिए ना जरा कहे सर पंजाब बाबा जी पर। कहे कि मैं ब्राह्मण मुख्यमंत्री आप बनाऊंगी। बोल दीजिए, फिर मुझे मौका बाबा जी दीजिए, कहे, उसके बाद आपको आपको नहीं कहे। ठीक है सर, हिम्मत ठीक है नहीं सर। सर समय की बड़ा कमी है, जल्दी से ब्राह्मण साक्षी जी आपका एक सामने आ क्लोजिंग गया कमेंट मेरे जल्दी सवाल से। पे। ठीक है सर। देखिए, जातिगत जो सम्मेलन है ये अन्य पार्टियां करती हैं। आप अगर ले लीजिए बसपा की बात करिए तो उन्होंने अपने मिश्रा जी को भेज दिया कि अयोध्या से शुरुआत करो नए सम्मेलन की वहां पर, लेकिन बहन जी के मुंह से जय श्री राम का नारा कभी नहीं निकलेगा और वो चलिए ब्राह्मण राजनीति करने। दूसरी ओर अगर बात करूं मैं कांग्रेस की, तो तब वो राहुल गांधी जी पीठ पर अखिलेश जी की साइड में गड्ढा, इसका भरोसा नहीं। तब कौन सी पार्टी किसके साथ गठबंधन कर ले, तो ये ब्राह्मण करने की राजनीति है। सर मुझे लगता है कि जब आप अपनी बात कर ले तो दूसरे को भी सुनने का मौका दीजिए सर। जावेद जी समय की कमी है, बात समझिए सर। मुझे उनके क्लोजिंग कमेंट लेना है सर, मेरे पास समय नहीं है ज्यादा। आपकी तूतू में मैं समय व्यर्थ नहीं कर सकती ना सर। जी राजीव जी, यहाँ पे बोल लीजिए, जनता के बीच में जाके बोलने का इतना आप रह रही है, बोल लीजिए आप आराम से। जनता के बीच में जाओ कि गोष्ठी समर्थकों को हम जनता के बीच में ही है, आप तो फिर सर इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी सर। आपने कंटिन्यूअसली बोला है, आपको पूरा मौका दिया गया, लेकिन मुझे लगता है कि जितना धैर्य आपको अपने बोलने के लिए होता है, दूसरों को सुनने के लिए भी आपको उतने ही धैर्य का परिचय देना चाहिए। बिल्कुल राजीव जी, माफ कीजिएगा समय की कमी है सर, नहीं तो मैं आपका भी कमेंट ले लेती। लेकिन बात यही है कि जितना धैर्य आप, जितनी उत्तेजना के साथ आप बोल रहे हैं, दूसरों को भी सुनने का मौका दीजिए सर। समय उतना ही होता है। लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें, सपा का जातिवादी दांव फिर से शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी की यह साइकिल यात्रा जनेश्वर मिश्रा के नाम का सहारा, ब्राह्मणों और एससी वोटों पर डोरे डाले गए। योगी सरकार पर हमलावर सपा हुई है। देखने वाली बात होगी कि यह हमला कितना तीखा होता है। मुझे दीजिए इजाजत, तो एक तरह के स्वदेश न्यूज़, नमस्कार।